हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुश आमदीद। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियोस से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड लूप्स एंड नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा, ठीक है। यानी कि जब हम नेस्टेड लूप की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, एक लूप के अंदर और मजीद लूप, एक लूप के अंदर मजीद लूप। यानी कि हम एक लूप के अंदर एक से लूप के अंदर ही लूप भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी एक लूप के अंदर दूसरा लूप स्टार्ट होता है तो हम उसको कहते हैं नेस्टेड लूप। और एक लूप के अंदर हम बहुत से लूप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ एक ही नहीं, जितने भी मर्जी लूप आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंडीशन के मुताबिक। यानी कि आपको जरूरत जितनी पड़ती है उतने आप लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कहते हैं नेस्टेड लूप, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक लूप लिखा हुआ है, जैसे मैं लिख देता हूँ फॉर का लूप है एक मेरे पास, इसके अंदर मैं फिर फॉर लूप लगा देता हूँ, ठीक है। तो जितने आपने लूप इस्तेमाल करने हैं हर एक के लिए एंड स्टेटमेंट तो लाजमी होगी। यानी कि जितने लूप इस्तेमाल किया उतने एंड स्टेटमेंट आप लाजमी लिखेंगे। एक लूप के अंदर आप जितने लूप यूज करना चाहते हैं आप उतने लूप यूज कर सकते हैं। मैं इसके अंदर मजीद फॉर लिख लेता हूँ, फॉर लिख लेता हूँ, जितने मर्जी लूप आपने यूज करने हैं, लेकिन हर एंड के लिए, हर लूप के लिए आपके पास एंड स्टेटमेंट होना जरूरी है, ठीक होगा। जितने मर्जी आप लूप इस तरह से लिख सकते हैं। जब भी एक लूप के अंदर दूसरा लूप आ जाता है उसको कहते हैं नेस्टेड लूप। इसी तरह से एक हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाती है तो उसको कहते हैं नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट। यानी कि एक इफ के अंदर हम दोबारा से इफ लगा देते हैं, एक इफ के अंदर दोबारा से इफ लगा देते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सी मर्जी हो सकता है हमारे पास पहली इफ एंड हो, दूसरी इफ एल्स वाली हो, तीसरी इफ एल्स इफ वाली हो। आप इफ के अंदर यानी कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर जो सी मर्जी कंडीशनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जब भी हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर एक दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर एक से ज्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाती है, एक या फिर एक से ज्यादा, तो उसको कहते हैं नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट। यानी कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर और कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाए तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट। और एक लूप के अंदर एक से ज्यादा लूप एक या फिर एक से ज्यादा लूप आ जाए तो उसको कहते हैं नेस्टेड लूप। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिंपल से एग्जाम्पल करते हैं। हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, पहले एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं, इसके अंदर एलिमेंट लिख देता हूं 2 3 5 6 9 3। मैं इसके एलिमेंट को मैं ऐड करना चाहता हूं, मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूं एक में, तो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके एलिमेंट को ऐड करना चाहता हूँ। यानी कि पहला एलिमेंट हो, दूसरा एलिमेंट ऐड हो, तीसरा एलिमेंट ऐड हो, फिर इसके बाद दूसरी रो में चला जाए। यानी कि हम क्या करेंगे, पहले पहली रो के तमाम एलिमेंट ऐड करेंगे, फिर दूसरी रो को तमाम एलिमेंट ऐड करेंगे। मैं अगर पहली रो के एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3। यानी कि 1 से लेकर 3 तक आई की रेंज है। और मैं कर देता हूँ, जब भी हमने लूप के अंदर किसी चीज को ऐड करना होता है तो हम उसको पहले इनिशियल वैल्यू लाजमी देते हैं, वो देते हैं एस इज इक्वल टू 0। कोई भी यानी कि जो आपने जिसको आपने सम के तौर पर यूज करना है उसको आपने 0 वैल्यू जरूर असाइन करनी है ताकि आप उसको लूप के अंदर दोबारा से यूज कर सके, ठीक है। तो एस की वैल्यू अब हमारे पास 0 है तो मैं लिख देता हूँ एस इज इक्वल टू एस प्लस ए का आई एलिमेंट, ए का आई एलिमेंट, ठीक हो गया। या मैंने क्या किया है, एस इज इक्वल टू एस प्लस ए का आई एलिमेंट। आई एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट, ठीक हो गया। ये तो अभी हमारे पास यानी कि इसको एक रो ही बना देते हैं, हम रो ही बना देते हैं। अगर हम पहली रो में एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं, पहली रो का एलिमेंट ये हो जाएगा, एस पहला हो गया क्या 0 है तो एस प्लस ए का पहला एलिमेंट, ए का दूसरा एलिमेंट, ए का तीसरा एलिमेंट, इसी तरह 5 एलिमेंट है तो हम 5 कर देते हैं। ए के 5 एलिमेंट इसमें क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। ए के 5 एलिमेंट हमारे पास ऐड हो जाएंगे। इसके बाद हम कर देते हैं, एंड कर देते हैं लूप को और यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट एफ, डिस्प कर देते हैं, बस डिस्प कर देते हैं एस को, ठीक है। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये इसने 22 हमें आंसर दे दिया। 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 9 19, 19 + 3 32, इसने मुझे आंसर दे दिया, रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो एस की पहली वैल्यू 0 थी, एस की पहली वैल्यू 0, 0 में इसने क्या जमा किया है, पहला एलिमेंट जमा किया तो एस की वैल्यू क्या हो गई 2। दोबारा से इसने लूप में देखा, आई की वैल्यू 2 हो गई, आई की वैल्यू 2 के लिए चलेगा तो ये क्या होगा, ए की दूसरी वैल्यू लेगा, ए आई यानी कि ए का दूसरी वैल्यू लेगा, आई की दूसरी 2 है, आई इज इक्वल टू 2 है
तो आई की दूसरी वैल्यू लेगा, वो एस में ऐड करेगा। आई की वैल्यू पहले एस की वैल्यू 2 हो गई थी, 2 में इसने क्या जमा किया, 3 जमा किया, वो इसने ऐसे जमा करके लूप जब बनाता गया। ठीक हो गया, ये सारी वैल्यू जमा करता गया, पिछली एस की वैल्यू में अगली एस की अगला एलिमेंट ऐड करता गया। इसी तरह से हमारे पास एस हमारे पास बनता गया और एस को इसने डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, ये तो हमारे पास एक रो थी। अगर हम चाहते हैं नेक्स्ट कॉलम में जाना है, तो नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए हमारे पास एक और लूप लगाना पड़ेगा, यानी कि जितने इसके अंदर रो कॉलम होंगे, जितने नेक्स्ट रो में जाने के लिए, नेक्स्ट रो में जाने के लिए हमें एक और लूप लगाना पड़ेगा, एक और लूप लगाना पड़ेगा फॉर जे कह देते हैं। यानी कि एक अगर आपने एक इसमें अगर आई डमी वेरिएबल आपने यूज किया है, तो इसमें डमी वेरिएबल आपने इसके अलग करना है, इससे अलग कोई भी जे कर सकते हैं, के कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपने करना है, यानी कि ए से लेकर जेड तक कोई भी एलिमेंट आपने जो यूज करना है, वेरिएबल अल्फाबेट यूज करना है। तो मैं कहता हूं इसमें A1 से लेकर 2 तक। ठीक है, तो ये पहला लूप हो गया। इस लूप के अंदर मैं दूसरा लूप लगा रहा हूं, इस लूप के अंदर मैं दूसरा लूप लगाता हूं। पहले लूप के अंदर दूसरा लूप लगाया है मैंने, और ए का आई एलिमेंट नहीं चाहिए, अब मुझे ए का आई जे कोमा आई। ठीक है, पहली रो और इसके बाद आई वाला जे वाली रो और आई वाला कॉलम। तो आई की जे की रेंज कहाँ से है, 1 से लेकर 2 तक, यानी कि पहली रो दूसरी रो, इसके बाद कॉलम की रेंज कहाँ तक है, 5 तक, 2 8 9 1 कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गई जिसके एलिमेंट कितने हैं, 10 एलिमेंट हैं। तो हम देख सकते हैं पहले हमने लिखाया फॉर जे इज इक्वल टू 1 to 2, आप 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक। इसका मतलब क्या है, पहले जे की वैल्यू 1 होगी, फिर जे की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। जब ये लूप चलेगा, जब ये बाहर वाला लूप चलेगा, तो जे की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर जे की वैल्यू 2 होगी, यानी कि पहला लूप हमारे पास 2 दफा चलेगा। फिर दूसरा लूप की वैल्यू कहाँ से लेकर है, आई की वैल्यू है 1 से लेकर 5 तक, यानी कि एक दफा एक की वैल्यू के लिए चले, आई की वैल्यू 1 होगी फिर चलेगा, फिर आई की वैल्यू 2 होगी फिर चलेगा, इसी तरह आई की वैल्यू 5 तक चलेगा। यानी कि दूसरा लूप हमारे पास चलने वाला है 5 दफा, 5 दफा मेरे पास दूसरा लूप चलेगा। ठीक है, तो मैंने अब लूप को देखते हैं। मैंने पहला लूप स्टार्ट किया, लूप स्टार्ट करने से पहले एस की वैल्यू क्या है, 0 है। लूप स्टार्ट हुआ पहला, तो जे की वैल्यू कितनी हो गई, जे की वैल्यू हो गई हमारे पास, जे की वैल्यू हमारे पास हो गई 1, जे की वैल्यू 1। इसके बाद लूप आ गया आगे, इसने देखा आगे फिर मेरे पास लूप पड़ा है, तो आई की वैल्यू इसने देखी 1 है, आई की वैल्यू भी क्या है 1 है। आगे जाकर इसने देखा एस को असाइनमेंट हो रही है, असाइनमेंट बाद में करेगा, पहले इसके लेफ्ट जोन से राइट पर जोन सा एक्सप्रेशन है इसको एवेलुएट करेगा, इधर एवेलुएट करेगा। ये क्या करेगा, एस की वैल्यू लिखेगा, एस की वैल्यू क्या है 0 है, 0 प्लस ए का जे की वैल्यू क्या है 1 और आई की वैल्यू क्या है 1, यानी कि 0 प्लस ए का पहली रो पर पहला एलिमेंट जो है, क्योंकि जे की जगह पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए 1 1 हो जाएगा, जे और आई की जगह पर क्या हो जाएगा 1 1, क्योंकि जे की वैल्यू भी 1 है और आई की वैल्यू भी 1 है। तो ये क्या करेगा, एस में ऐड करेगा ए का वो एलिमेंट जो पहली पोजीशन पर है, पहली रो पहले कॉलम पर है, उसको ऐड करेगा और उसको एस में स्टोर करवा देगा। वो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ये 2 बन गया। फिर ये लूप से बाहर आया, इस लूप से एंड पर आया, तो ये लूप जब तक चलेगा, पहले ये लूप चलता जाएगा जब तक ये लूप टर्मिनेट नहीं होगा, जब तक ये बाहर वाले लूप पर नहीं जाएगा। यानी कि जब भी हमारे पास नेस्टेड लूप होते हैं तो क्या होता है, पहले सबसे जो दरमियान में होता है, जो सबसे सेंटर पर होता है, पहले वो लूप एग्जीक्यूट होगा, जितने मर्जी लूप हो, फिर उसके बाहर वाला लूप एग्जीक्यूट होगा, जब उसकी टर्मिनेशन खत्म हो जाएगी फिर उसके बाहर वाला लूप वो होगा। इस तरह से हमारे पास चलता है, यानी कि पहले ये वाला लूप टर्मिनेट होना चाहिए। ये लूप कितनी दफा चलेगा, पहले ये मुकम्मल अपनी सारी रेपिटेशन मुकम्मल करेगा, फिर इसके बाद दोबारा से एंड स्टेटमेंट इस पे जाएगा, इस लूप पर जाएगा। ठीक है, तो ये लूप मेरा चला, इसने क्या किया है, A11 को ऐड करके S को वैल्यू असाइन कर दी 2, दोबारा ये एंड स्टेटमेंट पे आया, ये दोबारा अपनी वैल्यू को देखेगा कि इसकी कोई वैल्यू रह तो नहीं गई दूसरे लूप की। अभी दूसरा लूप एक दफा चला है, इसने 5 दफा चलना है, 5वीं दफा चलेगा, तो इसने देखा आई की वैल्यू, जे की वैल्यू तो वही 1 है, जे की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, क्योंकि ये दोबारा अपनी लूप उस पर गया ही नहीं है, 4 पे गया ही नहीं है, 4 इस लूप 4 पर जाएगा जब तभी जाकर जे की वैल्यू 2 होनी है। ये क्या करेगा, आई की वैल्यू देखेगा, आई की वैल्यू को 2 कर देगा, लेकिन जे की वैल्यू हमारे पास वही 1 है। ये पहले 5 दफा ये चलेगा, आपकी हर वैल्यू के लिए ये दरमियान वाला लूप चलेगा। इसके चलने के बाद जब ये अपनी सारी रेपिटेशन मुकम्मल कर लेगा, फिर ये जाएगा दूसरे लूप पर, जो इसके बाहर लूप है उस लूप पर जाएगा। ठीक है, तो ये आई की वैल्यू 2 के लिए वो होगा, एग्जीक्यूट होगा। आई की वैल्यू 2 हो गई है मेरे पास। अब इधर ये क्या करेगा, एस में ऐड करेगा ए का आई जे पोजीशन
पहले आई है यानी कि 1, और इसके बाद आई की वैल्यू क्या हो गई है 2। एस में ऐड करेगा ए का पहली रो दूसरा एलिमेंट पे जो कॉलम एलिमेंट है, पहली रो दूसरे कॉलम पर जो एलिमेंट है उसको ऐड करेगा एस में। एस की मेरी वैल्यू क्या हो गई थी 2। 2 में ऐड क्या करेगा ये ए का पहली रो और दूसरे कॉलम पर जो एलिमेंट बढ़ा है 3 उसको ऐड करेगा, वो ये वैल्यू असाइन कर देगा 2 + 3 5 करके इसको एस को असाइन कर देगा। फिर दोबारा ये एंड पर जाएगा, एंड पर जाएगा तो ये दोबारा से देखेगा 4 की वैल्यू कोई रहती तो नहीं, अभी तो ये 2 दफा एग्जीक्यूट हुआ है 1 और 2 के लिए, तो इसने देखा अभी 3 भी रहता है 3 के लिए, फिर ये एग्जीक्यूट होगा 3 के लिए एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या कर देगा एस प्लस क्या कर देगा ए का एस प्लस ए का कौन सा एलिमेंट ऐड कर देगा, आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू अभी 1 ही है, ये अभी आई की वैल्यू चेंज हो रही है, आई की वैल्यू क्या हो गई है 3 हो गई है, यानी कि एस प्लस क्या करेगा ए का पहली रो पर तीसरे कॉलम पर जो एलिमेंट है उसको ऐड कर देगा, अभी 5 को इसमें ऐड कर देगा एस में। एस की वैल्यू हम देख चुके हैं पहले 5 हो गई थी, ये 5 + 5 कितना कर देगा 10 कर देगा, 5 + 5 कितना कर देगा 10 कर देगा, इसको एस को 10 असाइन कर देगा, फिर दोबारा एंड पर जाएगा, एंड पर जाकर देखेगा अभी 4 की कोई वैल्यू रहती तो नहीं है दरमियान वाले रूप की, अभी ये 3 दफा एग्जीक्यूट हुआ है और एक इस आई की वैल्यू अभी 4 और 5 रहती है, तो अब आई की वैल्यू 4 के लिए एग्जीक्यूट होगा, ये आई की वैल्यू 4 के लिए एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा एस में ऐड करेगा ए का के जे की वैल्यू 1 ही है 1 ही रहेगी, आई की वैल्यू 4 हो गई है तो 4 वाला एलिमेंट पहली रो और चौथा कॉलम इस पर जो एलिमेंट है उसको एस में ऐड करेगा, एस की वैल्यू हम देख चुके हैं 10 हो गई थी, और ये एलिमेंट कौन सा है आई पहली रो चौथा कॉलम, तो ये 9 है, 10 में 9 ऐड करेगा तो ये कितना बन जाएगा 10 में 9 ऐड करेगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 19। ठीक हो गया, ये 19 ऐड करके एस को दे देगा, एस को इसके बाद ये दोबारा एंड पर जाएगा, इस ये एंड पर जाकर दोबारा देखेगा अभी कोई आई की वैल्यू रहती तो नहीं है, आई की वैल्यू 4 के लिए हम काम कर चुके हैं, अभी आई की वैल्यू 5 रहती है तो ये आई की वैल्यू 5 के लिए भी चलेगा, जब तक चलता रहेगा जब तक आएगी ये तमाम वैल्यू खत्म नहीं हो जाती, अंदर वाला लूप जब तक टर्मिनेट नहीं हो जाता जब तक बाहर वाला लूप नहीं चलेगा, अंदर वाले लूप की जब रेपिटेशन मुकम्मल हो जाएगी फिर दोबारा से बाहर वाला लूप चलेगा। अब ये 5 के लिए चलेगा, 5 के लिए एग्जीक्यूट होगा ये लूप, तो एस प्लस क्या कर देंगे ए का जे की वैल्यू 1 ही है और के की वैल्यू आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 5 हो चुकी है, आई की वैल्यू 5 हो चुकी है तो इसमें एस में ऐड कर देगा ए का ही पहले रो पर 5वें कॉलम पर जो एलिमेंट है वो ऐड कर देगा, एस की वैल्यू पहले हमारे पास 19 हो गई थी तो 19 प्लस ए का पहला रो और 5वें कॉलम पर जो एलिमेंट है 3 उसको ऐड कर देगा तो ये बन जाएगा 22। ठीक है, तो हमारे पास पहले रो का सम क्या आया है 22 आया है, हमने पहले भी देखा था 22 था। ठीक हो गया, तो पहली रो का सम आया है 22। अब चूंकि ये लूप जो है 5 दफा अपनी रेपिटेशन मुकम्मल कर चुका है, इसने 5 दफा चलना था तो आई की तमाम वैल्यू के लिए ये लूप चल चुका है, तो अब क्या करेगा ये लूप इससे बाहर चला जाएगा, जो हमारा कर्सर होगा कंपाइलर होगा इससे बाहर चला जाएगा, दोबारा इस एंड पर जाएगा। अब इस एंड पर आने के बाद ये देखेगा ये जिस 4 के लिए लिखा गया है उस 4 की कोई रेपिटेशन रहती तो नहीं है, ये जाएगा दोबारा 4 पर देखेगा आई की जे की वैल्यू 1 के लिए एग्जीक्यूट हुआ है, अभी जे की वैल्यू 2 के लिए ये रहता है, जे की वैल्यू 2 के लिए अभी ये एग्जीक्यूट होना रहता है, तो जे की वैल्यू हो गई 2। अब जे की वैल्यू 2 हो गई यानी कि वो 2 के लिए रहता है तो अब ये जे की वैल्यू 2 हो गई तो 2 के लिए चलेगा, तो ये अब दोबारा से अंदर जाएगा अपने लूप, ये लूप अपने अंदर दोबारा जाएगा, जो हमारा कंपाइलर है वो दोबारा इस लूप के अंदर जाएगा, फिर देखेगा अंदर क्या स्टेटमेंट्स लिखी हुई है उनको एग्जीक्यूट करेगा, या फिर दोबारा से ये वाला लूप चलने वाला है, लेकिन अब ये लूप चलेगा लेकिन जे की वैल्यू अब 2 बन जाएगी, यानी कि जे की वैल्यू 2 बनने के बाद क्या होगा हमारे पास जे इधर लिखा हुआ है तो इधर 2 आता जाएगा, अब दोबारा से हमारे पास क्या होगा एस में ऐड होगा प्लस क्या करेंगे ए का एलिमेंट, जे की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, जे की वैल्यू 2 और ये लूप जब पहली दफा चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी 1, जे ये लूप पहली दफा चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये दोबारा असाइनमेंट होगी, इसके बाद क्या करेगा दोबारा आएगा तो एस प्लस जे की वैल्यू पर तो ये जाएगा ही नहीं, जे की वैल्यू को तो देखेगा ही नहीं, ये दोबारा से आई की वैल्यू के लिए चलेगा, आई की तमाम वैल्यू एग्जीक्यूट होने के बाद फिर ये एंड पर आएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा लूप चलता है, इसी तरह से आई की 5 वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा, आई की वैल्यू 5 वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट होने के बाद एंड पर आएगा, इस एंड पर आने के बाद ये देखेगा जे की कोई वैल्यू रहती तो नहीं है, जे हमें पता है 2 दफा ही चलना था तो कोई वैल्यू नहीं रहती, फिर ये लूप दोनों खत्म हो जाएंगे, दोनों खत्म होने के बाद ये लूप के बाहर जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, पहले दरमियान वाले लूप अपनी पहले क्या करेंगे जो सबसे फर्स्ट लूप है उसकी एक वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट होगा,
उसके बाद जो उसके अंदर लूप है उसकी तमाम वैल्यू के उसकी एक वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके अंदर जो लूप है उसकी तो एक वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट होगा। जो सबसे इनर मोस्ट जो हमारा लूप है, सबसे पहले वो अपनी तमाम रेपिटेशन कंप्लीट करेगा। वो अपनी तमाम रेपिटेशन कंप्लीट करने के बाद उसके बाहर जो लूप था, उसके बाहर जो लूप होगा उसकी रेपिटेशन को कंप्लीट करवाएगा, फिर उसके बाहर वाला लूप रेपिटेशन कंप्लीट करेगा। यानी कि जितने भी हमारे पास लूप होंगे, सबसे पहले इनर मोस्ट लूप जो होगा उसकी कंप्लीशन होगी। वो कंप्लीट होने के बाद उसके बाहर वाला लूप चलेगा। यानी कि पहले हमारे ये लूप चलेगा, ये खत्म होने के बाद दोबारा से इसकी वैल्यू पे जाएगा, इसकी वैल्यू देखेगा, इसकी वैल्यू चेंज होने के बाद ये दोबारा से अपनी तमाम रेपिटेशन मुकम्मल करेगा, उसके बाद दोबारा इसकी वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट होगा। ठीक हो गया। इस तरह से हमारा नेस्टेड लूप काम करता है। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं, ये क्या देगा हमें आउटपुट। हम देख चुके हैं पहले की रो का एलिमेंट, पहले रो के कितना सम है 22, और इसका सम देख सकते हैं 6 + 8 20 14 14 + 10 24 24 और 22 46 हमारे पास इसका आंसर आने वाला है। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एस का JS + S, ये हमने ये क्या हुआ, क्योंकि ये हमने मैट्रिक्स नहीं बनाई है, ये अभी कॉमा लगाया, तो कॉमा से मतलब एक ही रो में है। ये अब दूसरी रो में गया, अब ये दूसरी रो में गया, ये पहली रो बन गई, ये दूसरी रो। पहले हमने यहाँ कॉमा लगाया था, कॉमा लगाने का मतलब तो हम एक ही रो में है ना, सेमीकोलन लगाएंगे फिर ये नेक्स्ट रो में जाएगा। ये 46 आंसर आ गया। ठीक है, पहली रो के लिए सम किया, फिर इसने दूसरी रो के लिए सम किया। कैसे किया, पहले जे की वैल्यू 1 थी, इसका मतलब पहले हमने क्या किया है, पहले हमने फर्स्ट रो में रहना था, तो मैंने जे की वैल्यू को लिखा 1 से लेकर 2 तक। पहले जे की 1 वैल्यू के लिए चलेगा, यानी कि पहली रो के लिए चलेगा। फिर ये क्या करेगा, 1 से लेकर 5 तक किया। 1 से लेकर 5 क्यों किया, क्योंकि इसमें पहली रो में 5 कॉलम थे, तो हर एलिमेंट को मैंने सम करवाना था, इस वजह से मैंने क्या किया है, पहली रो में रहते हुए मैंने पहले उसके पांचों एलिमेंट का सम किया है। पहली रो में रहते हुए मैंने उसके पांचों एलिमेंट को सम किया है। फिर मैं दूसरी रो में गया दोबारा, यानी कि दूसरा लूप चलाया मैंने, दूसरी दफा लूप चलाया, यानी कि जे की वैल्यू मैंने 2 की, तो ये दूसरी रो में चला गया। दूसरी रो में जाकर फिर उसने उसके लिए उसके पांचों एलिमेंट को सम किया, उसके तमाम एलिमेंट को सम किया। इस तरह से हम लूप के अंदर इस लूप को यूज कर सकते हैं। और लूप हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले इनर मोस्ट लूप चलेगा, उसके बाद उसके बाहर वाला लूप होगा। इनर मोस्ट लूप अपनी पहले तमाम रेपिटेशन मुकम्मल करेगा। ठीक है, अब कर लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात। नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट, नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट भी यही होती है, इफ के अंदर एक यानी कि एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन लगा दी जाए। जैसे मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं, इसमें हमारे पास क्या है, हम 3 नंबरों में से एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड करते हैं। 3 नंबरों में से एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड करते हैं। तो पहला मैं नंबर लिख लेता हूं A, दूसरा मैं कह देता हूं B, इनपुट एंटर सेकंड नंबर, C कह देता हूं इनपुट एंटर थर्ड नंबर। 3 नंबर में एंटर करवा लेता हूं। ठीक है, अब मैं कहता हूं कंडीशन लगाता हूं इफ, मैं कंडीशन लगाता हूं इफ A इज ग्रेटर देन B, अगर A बड़ा है B से। ठीक है, A बड़ा हो गया B से, तो A अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, A बड़ा है B से, यानी कि मुझे पता लग गया B छोटा है A बड़ा है, तो मुझे A को C से भी कंपैरिजन करवाना पड़ेगा, A को C से भी कंपैरिजन करवाना पड़ेगा। तो मैं एक और कंडीशन लगा देता हूं इफ A इज ग्रेटर देन C। ठीक हो गया। पहली कंडीशन क्या कहेगी, A बड़ा है B से। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो मेरे पास ये वाला लूप चलेगा, इस कंडीशन पर जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन पर जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, इसका मतलब क्या है, A बड़ा है, फिर ये इस कंडीशन पर जाएगा, यानी कि इसके अपनी कंडीशन के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उन पर जाएगा। तो अंदर क्या लिखा हुआ है, इसने ये अंदर भी एक कंडीशन लगाई गई है। इस कंडीशन में क्या कर रहा है, इस कंडीशन में देख रहा है A बड़ा है C से। अगर A पहले में इसने बताया A बड़ा है B से, ट्रू हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे गया, इसने कहा A बड़ा है C से, A C से भी बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है, A दोनों से बड़ा है। तो हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एफ कर देंगे, प्रिंट एफ नंबर दे देते हैं, नंबर कहते हैं 2i कह देते हैं, इज लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट कह देते हैं, इज ग्रेटेस्ट नंबर, इज ग्रेटेस्ट। इसमें वैल्यू दे देते हैं, इसमें वैल्यू दे देते हैं A की, क्योंकि A ग्रेटेस्ट है। ठीक हो गया। इसके बाद हम कर देते हैं एल्स,
अगर ये ट्रू ना हुआ, यानी कि ये एल्स किसके लिए है, ये एल्स इफ, इस इफ के लिए लगाया है मैंने, ये एल्स लगाया है इस इफ के लिए। यानी कि पहली कंडीशन देखी, पहला लूप चला, इस लूप ये कंडीशन चली, पहली कंडीशन में देखा ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा होगा तभी ये अपनी कंडीशन ट्रू होने के बाद इन कंडीशंस पर आएगा, इन स्टेटमेंट्स पर आएगा। ए तो अब हमने मान लिया है ए जो है वो बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा हो गया। अब इस कंडीशन पर आया, इसने देखा ए बी सी से बड़ा है, सी से बड़ा हो गया तो मतलब ए दोनों से बड़ा हो गया, तो हमने ए प्रिंट करा दिया बी से, ए जो है सबसे ग्रेटेस्ट है। लेकिन अगर ए सी से बड़ा ना हुआ तो इसका मतलब क्या है, ए सी से छोटा हो जाएगा, यानी कि ए सी से छोटा हो गया तो इसका मतलब क्या है, सी ए से बड़ा है। तो पहली कंडीशन के मुताबिक बी से बड़ा हो गया ए, और अगर हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स, यानी कि बी ए हो गया सी से छोटा, इसका मतलब हो जाएगा सी बड़ा हो जाएगा ए से। तो हम कह सकते हैं हम पहली कंडीशन ने हमारी ने बताया है कि ए जो है वो बी से बड़ा है, और कंडीशन जो दूसरी है ये फॉल्स हुई है, इसने हमें बताया है सी ए से बड़ा है। कंडीशन ट्रू हो जाती तो मतलब ए सी से बड़ा हो जाता है, लेकिन कंडीशन फॉल्स हुई है, इसका मतलब क्या है, सी ए से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, सी ए से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं बी ए से बड़ा, ए बी से बड़ा है और सी ए से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सी सबसे बड़ा है, सी जो है वो सबसे बड़ा है। तो हम सी को प्रिंट करा देंगे कि जो सी है हमारे पास वो सबसे बड़ा है। तो इसके लिए आप एंड लगाएंगे, इसके लिए एंड लगा दिया, ये इस कंडीशन के लिए एंड लगाया है, ठीक है। अब जो हमने ये इफ यूज किया है, इफ की कंडीशन क्या लगाई है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा होगा तो ये लूप चलेगा, लेकिन हमारे पास ये भी तो हो सकता है ए बी से बड़ा ना हो, बी ए से बड़ा हो, तो हम एल्स लगाएंगे इसके लिए। ये एल्स क्यों है, क्योंकि हो सकता है बी ए से बड़ा है। तो अब जब हमारी कंडीशन ये वाली फॉल्स होगी, ए इज ग्रेटर देन बी, ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, बी इज ग्रेटर देन ए। इसका मतलब क्या है, बी इज ग्रेटर, ये कंडीशन फॉल्स हुई है, बी इज, इसका मतलब क्या है, बी इज ग्रेटर, बी बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब क्या था, ए इज ग्रेटर, इसका मतलब है ए इज ग्रेटर, जो हमारे पास ए है वो ग्रेटर है, ए ग्रेटर है। और यहां पर कहते ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए क्या है, बी से बड़ा है। लेकिन ये वाली कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो जाती है तो ये कहती है ए जो है, ए इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन सी, ए जो है वो सी से बड़ा है, ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, तो हम प्रिंट करा देंगे ए इज ग्रेटेस्ट, ए दोनों तीनों से बड़ा है, दोनों से बड़ा है। और अगर ये हमारी कंडीशन हो जाती है फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हुई ये वाली, ये एल्स है इस इफ के लिए, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, सी इज ग्रेटर देन, सी इज ग्रेटर देन, सी इज ग्रेटर देन ए, ठीक हो गया। जो अब हम ये वाली कंडीशन देखते हैं, इसमें क्या कहा है, ए इज ग्रेटर देन बी, और यहाँ कह रहे हैं सी इज ग्रेटर देन ए, तो इसका मतलब क्या है, ए जो है, सी जो है वो सबसे बड़ा है, ये हमने प्रिंट करा दिया। अब एल्स, अगर अब ये एल्स किसके लिए है, इस इफ के लिए है। ये इफ क्या कहता है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से बड़ा है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका मतलब क्या है, बी इज ग्रेटर देन ए, बी बड़ा हो जाएगा ए से। तो अब हमें पता लग गया, जब एल्स हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, बी इज ग्रेटर देन ए। तो अब हमें ये पता लग गया बी ए से बड़ा है। अब भी हमारे पास दो कंडीशन हैं, हो सकता है बी ए से, बी सी से छोटा हो सकता है बी ए से, बी सी से बड़ा हो। अब बी सी से छोटा भी हो सकता है, बी सी से बड़ा भी हो सकता है। तो मैं करता हूं बी इज ग्रेटर देन सी कर देता हूं। अगर बी सी से बड़ा होगा, बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन कब चलेगी, जब b इज ग्रेटर देन सी। ये b c से ग्रेटर हो गया तो हम प्रिंट करवा सकते हैं कि b इज ग्रेटेस्ट नंबर। क्या कर सकते हैं, b इज ग्रेटेस्ट, b जो है वो ग्रेटेस्ट है। क्यों भला, क्योंकि पहली जब ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये वाली एल्स क्या कहता है, b जो है वो ग्रेटर देन है a से, बी ए से बड़ा है। और इसके अंदर जब हमने कंडीशन लगाई तो अगर ये ट्रू होगी तो इसका मतलब क्या है, बी इज ग्रेटर देन सी। ये एल्स क्यों चला था, क्योंकि बी ग्रेटर था ए से। और ये कंडीशन क्यों चलेगी, ये वाली स्टेटमेंट कब चलेगी, अगर बी होगा बड़ा सी से। तो बी ए से भी बड़ा हो गया, बी सी से भी बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या है, बी सबसे बड़ा है। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे बी, ठीक हो गया। अब इसके बाद एल्स लगाते हैं, हम एल्स लगाते हैं, ये इसके लिए है,
ठीक है, इस एल्स के लिए है। तो पहले हम मान के चल रहे हैं बी इज ग्रेटर देन ए, बी जो है वो ए से बड़ा है। तो अब ये एल्स किसके लिए है, इस कंडीशन के लिए है। इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, बी इज ग्रेटर देन सी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये केस चलेगा। अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, फॉल्स होने का मतलब क्या है, सी इज ग्रेटर देन, सी इज ग्रेटर देन, सी इज ग्रेटर देन बी। ये हम देख सकते हैं कि ये एल्स किसके लिए है, इस इफ के लिए है, इस इफ के लिए है। तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ये एल्स चलेगा। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका मतलब क्या है, सी बी से छोटा नहीं है, यानी कि सी बड़ा है बी से, सी इज ग्रेटर देन बी। अब ये हम देख सकते हैं, इस एल्स ने कहा है बी इज ग्रेटर देन ए, और इसके बाद ये एल्स कहता है सी इज ग्रेटर देन बी। तो ये काम तो होना ही था। अब इसके साथ ये काम भी हो गया, ये कहता है सी इज ग्रेटर देन बी। तो इसका मतलब क्या है, ए से बड़ा बी है और बी से बड़ा सी है। इसका मतलब हम बता सकते हैं जो सी है वो सबसे बड़ा है। तो हम कह सकते हैं सी इज ग्रेटेस्ट, सी इज ग्रेटेस्ट, सी बड़ा है। ये एंड इसके लिए हो गया, इस वाले इफ के लिए हो गया। और ये जो एंड अब हम लगाने वाले हैं, ये एंड होगा हमारे जो सबसे पहला लूप, सबसे पहला था, सबसे पहले इफ कंडीशनल स्टेटमेंट थी, उसके लिए हो गया। ठीक है, ये अब हम देख सकते हैं हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट मुकम्मल हो गई है। हर इफ के लिए, हर फॉर के लिए, हर वाइल के लिए, सारों के लिए हमारे पास एंड स्टेटमेंट होना जरूरी है, एंड स्टेटमेंट लगाना जरूरी है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास नेस्टेड लूप बन चुका है, एक लूप जिसके अंदर एक नेस्टेड कंडीशंस बन चुकी है, एक कंडीशन जिसके अंदर हमने फर्दर दो कंडीशन लगाई है। तो पहले हमने क्या किया है, एक इफ लगाया है, इस इफ ने क्या देखना है, ए बी से बड़ा होगा, ए बी से बड़ा होगा तो ये ट्रू होगा। अब हम कंपैरिजन, जब हमें पता लग गया ए बी से बड़ा है तो अब हम देखेंगे ए जो है वो सी से बड़ा है या नहीं है। ए बी से बड़ा है ये तो हमें पता लग गया। अब अगर ए सी से बड़ा हो गया तो हम कह देंगे ए सबसे बड़ा है, और अगर ए सी से छोटा हो गया तो इसका मतलब क्या है, सी ए से बड़ा है, और सी ए से बड़ा है, और सी ए जो है वो बी से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी दोनों से बड़ा है। तो इसमें हम कह सकते हैं सी इज ग्रेटेस्ट। ठीक हो गया। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका मतलब क्या है, बी हमारा सबसे बड़ा है, बी जो है वो ए से बड़ा है। ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका मतलब क्या है, बी ए से बड़ा है। अब बी ए से बड़ा हो गया, हमें ये पता लग गया। अब हम देखेंगे बी सी से बड़ा है या नहीं है। तो हमने ये वाली कंडीशन लगा ली, बी सी से बड़ा है या नहीं। अगर बी सी से बड़ा हो गया तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। ट्रू होने के केस में हम लिख देंगे बी सी से बड़ा हो गया, यानी कि बी ए से भी बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है। तो हम कह सकते हैं बी जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। और अगर बी सी से बड़ा ना हुआ तो इसका मतलब क्या है, सी बी से बड़ा है। ये इस एल्स ने बताया, ये एल्स क्यों चलेगा, क्योंकि बी बड़ा होगा ए से। और ये एल्स क्यों चलेगा, ये एल्स कहेगा सी बड़ा होगा बी से। तो इसका मतलब क्या है, बी ए से बड़ा और बी से बड़ा सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी सबसे बड़ा है। तो हम सी को प्रिंट करा देंगे, सी इज ग्रेटेस्ट। ठीक होगा। इस तरह से हम कंडीशन से लगा सकते हैं, नेस्टेड कंडीशन, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन। तो जिस तरह मर्जी, जितनी मर्जी आप कंडीशनें लगा सकते हैं। ये तो हमने सिर्फ 2 कंडीशनें लगाई हैं। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें वो कह रहा है पहला नंबर एंटर करो, मैं एंटर कर देता हूँ 4। फिर ये कहता है दूसरा नंबर एंटर करो, मैं दूसरा नंबर एंटर कर देता हूँ 7। इसके बाद ये कहता है तीसरा नंबर एंटर करो, मैं तीसरा नंबर एंटर कर देता हूँ 3। ठीक हो गया। तो अब ये कंपैरिजन करेगा और ये बता देगा 7 इज ग्रेटेस्ट। एफ प्रिंट एफ, इसमें एफ लगाना भूल गया, कौन सी स्टेटमेंट है ये, इसमें एफ लगाना भूल गया। दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। वो कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर 5 एंटर करता हूँ। ये कहता है सेकंड नंबर में 3 एंटर करता हूँ। उसके बाद थर्ड नंबर में कहता हूँ 9। अब क्या रह गया, फॉर इंटर एफ प्रिंट, इसमें एन रह गया है यार, ये क्या कर रखा है, इसमें एन रह गया। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं इसको। स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही है। इसमें एंटर किया है 6, 8 एंटर कर दिया दूसरा नंबर, तीसरा नंबर एंटर करते हैं 4। तो इसने बता दिया 8 इज ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक हो गया, 8 ग्रेटेस्ट है। इसके बाद दोबारा से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हो सकता है ये हमारा प्रोग्राम गलत बना हो, तो हम देखेंगे पहले। अब हम पहले नंबर पर बड़ा नंबर पुट करते हैं।
पहले हमने दरमियान वाले में बड़ा किया था, पहले नंबर पे बड़ा करते हैं, यानी कि पहला दूसरा नंबर बड़ा किया था, अब हम पहला नंबर बड़ा पुट करते हैं। इसने बता दिया 9 इज ग्रेटेस्ट। दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसमें हम एंटर करते हैं 3। अब हम तीसरे नंबर को बड़ा करेंगे 5 9। अब फिर इसने बता दिया 9 इज ग्रेटेस्ट, यानी कि तीसरा नंबर जो था वो ग्रेटेस्ट है। तो ये तीनों कंडीशंस के लिए हमारे ट्रू है। बेशक ए बड़ा हो, बेशक बी बड़ा हो, बेशक सी बड़ा हो, ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, ये वही बताएगा जो सा बड़ा होगा। ठीक हो गई है, हमने ये देख लिया। वैसे 3 नंबर्स में बड़ा निकालना हो तो वो कैसे करेंगे, और ये भी हमने देख लिया है साथ के साथ कि कंडीशन हमारे पास कैसे नेस्टेड हो सकती है। एक कंडीशन के अंदर एक से ज़्यादा, एक कंडीशन के अंदर हम कंडीशन लगा देते हैं तो उसको कहते हैं नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।